बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गांव से अपनी कम उम्र गरीब भांजी बेटे के लिए ब्याह कर लाई ताकि वो मेरी नौकरानी बनकर रहे। शादी के कुछ दिनों के बाद बेटा परदेस गया तो मैंने अपनी बहू पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आज मेरी बेटी का ससुराल आ रहा था तो बहू रानी हाथ जलाकर बैठ गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसे बेलन से मारकर ऊपर छत वाले कमरे में बंद कर आई ताकि अकल ठिकाने लगे। मगर वापसी पर अचानक सीढ़ियों से पांव फिसला तो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मालूम पड़ा मैं तो 20 दिनों से अस्पताल में नीम जान थी। तभी सब अफसोस करते बोले कि तेरी बहू भी तुझे छोड़कर भाग गई। तो अचानक मुझे याद आया उसे तो ऊपर छत वाले कमरे में बंद कर दिया था, वो भागती कैसे? हाँ, दरवाजा खोला तो अल्लाह अकबर कहते आंखें फट पड़ी। मैंने उस शाम सहन में चूल्हा सुलगाया तो अहमद मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मेरी नौकरी पक्की नहीं है और मुझे परदेश जाना है। मैंने अपनी चूड़ियां खनखनाई और सीधा जवाब दिया, खानदान की इज्जत पहले है, रिश्ता तय हो चुका है तो पलटा नहीं जाता। वो खामोश होकर बरामदे की तारीकी में खो गया। मगर मेरे दिल में हल्की सी खटक बैठ गई कि कहीं ये लड़का आखिरी वक्त पर रो के ना बैठ जाए। अगली सुबह मेरी बहन परवीन कपड़ों की गठड़ी और मीठी बातें लेकर आ धमकी। बोली, नूर कम उम्र है मगर सलीकामंद है, अपने घर में रिश्ता रखो तो इज्जत घर में ही रहती है। अहमद ने आहिस्तगी से कहा, खाला मुझे कुछ वक्त चाहिए। मगर परवीन ने कुरान हाथ में रखकर कह दिया कि उसकी इज्जत मेरे फैसले से बंधी है। मैंने बात समेट दी, बस निकाह की तारीख देखो। वो जाते जाते कह गई कि मैं सबको खबर दे आती हूँ। रिश्ते की खबर गांव में फैली तो दालान में चारपाइयां बिछा दी गई। मर्द अलग और औरतें अलग बैठी और बात सिर्फ एक, जहेज में क्या आएगा। किसी ने पलंग और चूल्हे की बात की, किसी ने बर्तन और जरा सा जेवर। मैंने होंठ भींच कर कहा, हमें सामान नहीं इज्जत चाहिए। परवीन ने नजरें झुकाकर वादा किया कि जो बन पड़ा बेटी के नाम कर देगी। बच्चों ने तालियां बजाई, औरतों ने मेहंदी घोली। मगर मैंने देखा अहमद खामोश बैठा चक्की के पाट की तरह बस पिसता जा रहा है। उसी दोपहर एक अजीब बात हुई। मेरे पड़ोस की सलमा ने बताया कि अहमद ने बस अड्डे वालों से टिकट की तारीख आगे करवा दी है। गोया निकाह के फौरन बाद ही उसे परदेस रवाना होना था। यह सुनकर मेरा माथा ठनका। लड़के ने दिल से हाँ नहीं की थी। निकाह के दिन मस्जिद के सहन में सफ़ेद चादरें बिछी, खजूर और जमजम रखा गया। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया और आमीन की हल्की लहरें उठी। अहमद ने हाँ कही, मगर माँ होकर भी मैं उसकी आवाज़ में रेशम का कटाव सुन गई। नूर की पलकें भीगी और परवीन ने उसे चूम कर दुआ दी। मैंने मिठाई बांटी, मगर अंदर ही अंदर हिसाब किताब चलता रहा कि लड़की कम उम्र है, घर का काम कैसे संभालेगी। ऊपर से लड़का रुखसती के चंद ही दिन के बाद उड़ जाएगा। उसी लम्हे एक और पेच पड़ा। मस्जिद के कोने में बैठा काजी का महरर मुझसे निकाहनामे की तारीख पर उलझ पड़ा कि शनाख्ती कार्ड में उम्र मुख्तलिफ दर्ज है। मैंने परवीन को तीखा इशारा किया तो उसने जल्दी से गवाह की जबानी बात घुमा दी। कागज पर तारीख यूं ठहरी जैसे कच्चे मोम पर मोहर। मुझे इल्म था ये धब्बा आगे जाकर भी याद रहेगा। रुखसती के फौरन बाद मैंने सहन में गाँव तकिए लगवाए, दूध और खजूरें रखवाई और नूर को सादा लहजे में घर का निज़ाम समझाया। फजर से पहले उठना, बर्तन, झाड़ू, चूल्हा, गाय का चारा सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जेठानी ने कोनखियों से जुमला छूका। नई नौकरानी आ गई है, नूर ने नजरें झुकाकर कहा। वो खिदमत करेगी, बस बेइज्जती ना की जाए। अहमद कमरे में चुप रहा। उसने थकावट का बहाना बनाया और कहा कि कल बात करेंगे। मैंने उनकारा भरा कि अकल जल्दी सिखानी पड़ती है वरना घर हाथ से निकल जाता है। उसी रात पहली गड़बड़ सामने आ गई। बावर्ची खाने में चीनी के डब्बे में नमक मिला हुआ। जेठानी ने फौरन कह दिया कि ये नई दुल्हन की कारस्तानी है। मगर मैंने सबके सामने बर्तन बंद करवाकर नूर से अलग किचन में वजाहत मांगी। लड़की ने सहम कर कहा, उसे डब्बियों के लेबल पढ़ने नहीं आते। मैंने दिल में कांटा चुभ होकर चुप रहना बेहतर समझा। बर्तनों में खुद निशान लगाए। लड़की ने सहम कर कहा कि उसे डब्बियों के लेबल पढ़ने नहीं आते। मैंने दिल में कांटा चुभ होकर चुप रहना बेहतर समझा। बर्तनों पर खुद निशान लगाए और बेटी को सिखाने के लिए पुरानी तांबे की थालियों पर रंग चढ़ाकर नून, चे और मीम लिखवा दिया। अगली सुबह मैंने घर की चाबियां नूर के दुपट्टे की गिराह में बांध दी। मगर आजमाइशें जल्दी आने लगीं। दोपहर को परवीन की खाला मेहरुन्निसा आ गई, जिनकी जबान तेज और आंखें शक्की थी। उन्होंने सबके सामने पूछा कि जहेज में दी गई 2 चूड़ियां कहाँ हैं, जो परवीन ने छुपाकर डब्बा रखा था। नूर अभी कमरे की तरतीब भी नहीं जानती थी। मैंने फौरन अहमद के कमरे की दराज उसे दिखा दी, जहां मैंने निकाह के दिन खुद रखवा दी थी। दराज खुली तो चूड़ियां गायब। मेरी सांस अटक गई। कमरा उलट पलट किया, कुछ न मिला। मेहरुन्निसा ने होंठ टेढ़े किए। लड़की कम उम्र सही
मगर हाथ लंबे लगते हैं, ये इल्ज़ाम मेरे लिए आग बराबर था। मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी नूर का साथ ना दिया तो कल इसे कोई भी बेआबरू कर देगा। मैंने ऐलान किया कि चूड़ियाँ आज शाम तक मिल जाएंगी और अगर ना मिली तो मैं अपनी तरफ से 2 और दूंगी। ये कहकर मैंने जेठानी को सख्त नज़रों से देखा। मुझे यकीन था कि चाबियों की गिरा खोलने की जसारत उसी ने की होगी। शाम तक मैंने झाड़ियों के पास रखे रागदान से डबियाँ निकाली, चूड़ियाँ उसी में से बरामद हुई। जेठानी ने जबान बंद रखी, मगर मेरा फैसला हो गया कि किचन और जेवर दोनों में दोहरी निगरानी होगी। ये पहला मोड़ था जहां मैंने बहू को बचाने के लिए बहन के घर वालों के सामने अपना लफ्ज गिरवी रख दिया था। तीसरे दिन अहमद ने मुझे अलग बुलाया और सरगोशी की कि वो अगले हफ्ते परदेश जा रहा है। टिकट कंफर्म है, सिर्फ बहू की शनाख्ती कागजात में एक मामूली तरमीम चाहिए ताकि बैंक वाले अकाउंट खोल दें। मैं चौंकी। उसने मुझे फॉर्म पकड़ाया जिस पर नूर की उम्र 1 साल ज्यादा दर्ज थी। मैं समझ गई कि ये मुहर्रर वाली गड़बड़ की कड़ी है। मैंने कागज पकड़ा और परवीन के पास जाकर यही फॉर्म उसके सामने रखा। वो पल भर के लिए झनकी, फिर बोली कि लड़की काम संभाल लेगी, तुम उम्र की गिरह में ना फंसी रहो। मैंने ठंडे लहजे में कहा कि गिरहें खोले बगैर घर नहीं चलते हैं। उसी मौके पर पंचायत के नंबरदार चौपाल से गुजरे और मेरे हाथ में फॉर्म देखकर पूछ बैठे, ये क्या है? मैंने बात घुमा दी कि बैंक का मामूली कागज है, मगर उन्होंने नोट कर लिया। मुझे अंदाजा हो गया कि अगर ये कागज बाहर गया तो लोग कहेंगे हमने निकाह कम उम्र में कर दिया। मैंने वही फैसला किया कि फॉर्म कल वापस देकर खुद दुरुस्त करवाऊंगी और बैंक में जमा भी मैं ही करवाऊंगी। अहमद को यूं कागजों पर अंधा भरोसा नहीं करने दूंगी। रुखसती के बाद पहली रात मैंने जानबूझकर लाइट बंद करके मोमबत्ती जलाई ताकि कमरे में हर चीज की जगह समझा दूं। उस वक्त बाहर आंगन में मोटर पंप जोर जोर से चलने लगा। पानी के दबाव से पुराना पाइप फट गया और किचन में पानी भरने लगा। मैंने नूर को इशारा किया। उसने घबराहट के बावजूद तेजी दिखाई। मैंने वॉल बंद किया। वो बाल्टियां निकालकर पानी बाहर करने लगी। 15 मिनट में हमने किचन सुखा दिया। मैंने उसकी कमर थपथपाकर कहा, यही है घरदारी, जहां हादसा हो वहां हाथ पहले चलता है। अहमद दरवाजे में खड़ा देख रहा था। कुछ कहने ही वाला था कि मोहल्ले का चौकीदार शोर मचाता आया कि रात को कच्चे रास्ते पर 2 अजनबी चक्कर लगा रहे थे। दुल्हन को अंदरूनी कमरे में रखो। मैंने फौरन दाखिली दरवाजे की संगी चौखट पर बेलना रख दिया। मेरे यहाँ ये निशान खतरे की घड़ी होता है कि रात को गैर जरूरी आना जाना बंद। ये दूसरा मोड़ था जिसने मुझे समझा दिया कि घर अब मेरा अकेला नहीं, उसकी हिफाजत मेरे फैसलों की कसौटी है। सुबह हुई तो मैंने नूर के हाथ में बर्तनों और मसालों के डब्बों की फहरिस्त थमा दी और चाबियां वापस गिरह में बांध दी। मगर इससे पहले उसके साथ बैठकर 2 बुनियादी बातें लिखवा दी। किचन में नमक और चीनी की जगह नहीं बदलेगी और चाबियां कभी अकेली न खोलेगी। मैंने जेठानी को सामने बिठाकर कहा, अब से किचन में एक वक्त में एक ही रुकनी होगी। वो हंसी में नाक दबाए उठी, मगर मेरी आंख ने उस हंसी का मतलब पढ़ लिया। इस घर में अब खेल सीधा होगा। उसी दिन मैंने अहमद के टिकट की कॉपी अपने संदूक में बंद की और पंचायत के नंबरदार को खुद जाकर बता दिया कि लड़का जल्द परदेश जा रहा है। घर की जिम्मेदारी मैंने और नई बहू ने बांट ली है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर सामान से ज्यादा निज़ाम दिखाई देना चाहिए। मैंने दिल में कहा, निज़ाम अब मेरे हाथ में है और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि नूर अगर ठीक से संभल गई तो ये घर चल जाएगा, और अगर कोई फिर चोरियां छुपाने की कोशिश करेगा तो मैं नाम भी लूंगी और सजा भी दूंगी। इस तरह मैंने अपने ही बनाए फैसलों के बीच बहू को बचाने और घर को बिखरने से रोकने की पहली गांठ बांध दी थी। नई सुबह नूर के इम्तिहान की पहली घड़ी थी। अजान के साथ मैंने कमरे के दरवाजे खोले, सहन में पानी का हल्का छिड़काव किया और किचन की देगचियों के ढक्कन सीधे किए। नूर ने मुसल्ले पर हाथ जोड़कर उठते ही चूल्हा सुलगाया। दाल धुली, प्याज कटी, तंदूर पर पहली रोटी चढ़ी और मैंने बर्तनों पर उंगली फेरी तो चमक कम निकली। मैंने उसी वक्त इशारे से समझा दिया कि घर में चमक जबान से नहीं काम से होती है। जेठानी ने मुस्कुराहट के पीछे नबातुला जुमला छोड़ा कि रहनुमाई चाहिए तो मुझसे पूछ ले। मैंने जवाब में सिर्फ ये किया कि आटे की परात नूर के सामने रख दी और कह दिया, तरतीब खुद मजबूती से सिखाती है। सुबह के काम निमटते निमटते नल के पास कपड़ों की लंबी सद्दी बन गई। साबुन की झाग और ठंडे पानी से नूर के हाथ छिल गए तो मैंने रोगनी मग में पानी रखकर बता दिया कि घर इसी तरह से चलते हैं। हाथ पर पट्टी भी बनती है और काम भी रुकता नहीं। अहमद अंदर कमरे में पासपोर्ट और टिकट समेट रहा था। मैंने आहिस्तगी से कहा कि बाहर जाकर पैसे बाकायदगी से भेजना।
घर संभालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन घर के अंदर नज़म ढीला ना हो। उसने सर झुकाकर हाँ की और नूर के पास जाकर कागज़ पर अपना नंबर लिख कर दिया, जिसे नूर ने तस्बीह की गिरा की तरह सीने से लगा लिया। उसी वक्त बिजली गई और मोटर पंप खामोश हो गया। मैंने सहन के हैंडपंप से पानी निकाला ताकि नाश्ते से पहले बर्तनों की गर्द उतर जाए। ये मामूली सा तातुल था, मगर मैं नई बहू की घबराहट देखना चाहती थी। वो बगैर कहे बाल्टी उठा लाई और मैंने दिल में एक नोट कर लिया कि हाथ चलाने की सलाहियत उसमें मौजूद है। दोपहर को परवीन आई, दूध पत्ती कम चीनी के साथ और ज़बान पर कई पुराने हुनर। वो बोली, बच्ची को प्यार से रखना, कहना ना पड़े। और मैंने चेहरे की नरमी के साथ लहजे की सख्ती बरकरार रखते हुए वाजे कर दिया कि प्यार और नज़म साथ साथ चलते हैं। परवीन ने नूर से 2 घड़ी अकेले में बात की और जाते हुए कान में सरगोशी की कि खुद को कमज़ोर न समझना। मैंने यह आवाज़ दूर से सुन ली और मेरे अंदर की कनकों ने खनकार दिया कि अब घर के अंदरूनी रास्ते बंद रखने होंगे। उसी शाम मैंने बर्तनों की फहरिस्त लिखी, मसाले के डब्बों पर निशान लगाए और किचन की चाबी नूर के दुपट्टे में गिरा कर दी। अगली सुबह नमक मिर्च तोलते नूर की उंगली कट गई। मैंने नमकदानी एक तरफ खिसका कर कहा, तरतीब सीखो, उंगलियां हमेशा याद रखती हैं कि किन डब्बों को कब छूना है। देवर ने तंज उड़ाया कि शहर की शहजादी है, काम कहाँ आएगा। जेठानी ने आहिस्ता से चम्मच गुम होने की बात छेड़ दी और दोपहर तक ये मामूली चम्मच पंचायत के मौज़ूआत में शामिल हो चुका था। मैंने दोनों को मेज़ के पास बिठाया, नूर की पट्टी दोबारा कसकर बांधी और कह दिया कि घर में नज़म ही इज्जत है। चम्मच गुम हो तो पहले अपने हाथ देखे जाते हैं, ज़बान नहीं। शाम तक मैंने किचन की पेटी के खाने खोल खोल कर देखा। चम्मच गुड्डे के गिलाफ से निकला और मैंने बगैर शोर के उसे असल जगह रख दिया ताकि खेल खेल में ही ख़त्म हो जाए। ये पहला इशारा था कि घर की अंदरूनी सियासत के लिए मेरी आंख काफ़ी है। उसी दिन एक उल्टा सीधा मोड़ आया। अहमद के कागजात में नूर की उम्र के अंतराज में वही पुरानी गड़बड़ मौजूद निकली जो निकाह के दिन मुहर्रर ने पकड़ी थी। बैंक वाले ने फॉर्म पर मोहर लगाने से इनकार किया और मुझे फ़ोन पर बताया कि तारीखें सीधी किए बगैर अकाउंट नहीं खुलेगा। मैं फॉर्म लेकर सीधी यूनियन कौंसिल पहुंची। मुहर्रर अपनी मेज़ पर बैठा था और फाइलों के नीचे वही छोटी सी लिखत जिसने पहले ही मुझे चौकन्ना किया था। मैंने याददाश्त से जवाब दिए, शनाख्ती नकूल दोबारा लगवाई और फॉर्म में उम्र की दुरुस्तगी करवाई। वापसी पर काउंटर से बाहर निकलते हुए एक आदमी ने मुझे रोक कर कहा कि अगर घर में कम उम्र दुल्हन हो तो लोग बातें करते हैं। मैंने सीधे कदम आगे बढ़ा दिए और जहन में ये गिरह लगा ली कि अब कागज़ मेरे हाथ में रहेंगे। शाम ढले अलविदाई खाने का इंतज़ाम हुआ। रिश्तेदार आए, हंसी में नमी खुली रही। अहमद ने मेरे पाँव छुए, नूर की पेशानी पर हाथ रखा और ट्रंक के ताले बांध दिए गए। इस हड़बोंग में एक और ऐप सामने आया। बावर्ची खाने के सिलेंडर से मामूली सी गैस की बू आने लगी। मैंने नूर को झट से खिड़की खोलने को कहा, वॉल बंद किया, गीला झाड़ा रखवाया और पूरा शेल्फ खाली करवा के बैठक में समेट दिया। इस दौरान जेठानी ने फिर जुमला कसा कि नई दुल्हन के कदम से किचन बेकरार है। मैंने घूर कर उसे चुप करवा दिया और नूर को बता दिया कि घर के हादसात में घबराहट नहीं चलती। सिलेंडर तब्दील हुआ, आग बुझी और शाम के खाने की देख नए चूल्हे पर चढ़ गई। रात को पिछवाड़ की गली में मोहल्ले के चौकीदार बताने आया कि 2 अजनबी कई रातों से चक्कर लगा रहे हैं। मैंने दाखिली दरवाजे के अंदरूनी कुंजे पर बेलना रख दिया, जो मेरे यहाँ बंदिश की अलामत है, ताकि घर के लोग जान लें कि रात का गश्त चल रहा है और गैर ज़रूरी आना जाना बंद है। नूर ने यह तरीका समझकर कमरे की खिड़की के पर्दे मोटे कर दिए और मैंने सर हिलाकर तस्लीम किया कि नई बहू ने कम लफ्ज़ों में सही अमल याद रखा। सुबह दफ्तर से खबर आई कि अहमद की फ़्लाइट 1 दिन पहले हो गई है। ये तब्दीली मेरे लिए तीसरा बड़ा मोड़ थी, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां यकदम नूर पर ज़्यादा आनी थी। मैंने उसी दिन अहमद की मामूली ख़रीदारी खुद निपटाई, दवाओं की फहरिस्त बनवाई और नूर के हाथ में ज़रूरी नंबर लिखवा दिए, जिनमें मेरा, अहमद का, नंबरदार और मोहल्ले की मिस्त्री का नंबर शामिल था। मैंने एक सादा उसूल दिया कि किसी खराबी पर पहला फ़ोन नंबरदार या मिस्त्री को, रिश्तेदार को बाद में, ताकि खबरें गाँव में शीशे की तरह ना बिखरें। दोपहर में कुएं पर औरतों की सरगोशियों ने नया रुख लिया। किसी ने नूर के बारे में कहा, खामोश लगती है, और किसी ने यह भी कि खामोशी अक्सर सब्र से आती है। इसी दौरान परवीन ने आकर पढ़ाई के लिए थोड़ी फुर्सत देने की बात छेड़ी। मैंने जवाब दिया कि पहले हाथ सीधे हों फिर किताबें सामने आएंगी, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोच लिया कि रात को आधा घंटा नूर के लिए हरूफ और हिसाब का रख दूंगी, ताकि बैंक के फॉर्म और किचन के लेबल उसे खुद पढ़ने आए।
शाम को मैंने खुले सहन में चौक से मसालों के नाम लिखे, तख्तियां बनवाई। नमक, चीनी, धनिया, मिर्च, हल्दी, हर डब्बे के नीचे वही लफ्ज़ चस्पा किया गया। ये सादा तरकीब घर की सियासत में मेरा बेआवाज़ जवाब थी कि अब डब्बियों के उलट पलट से झगड़ा पैदा ना किया जा सके। हुरूब के वक्त एक और चिंगारी फूटी। अहमद के दोस्त ने खबर दी कि बस अड्डे वाले एजेंट ने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी में उसके साइन की नकल बनाकर एक इजाफी फॉर्म जमा कराया है ताकि एजेंसी की फ़ीस दोबारा वसूल हो। मैंने अहमद को फ़ौरन साथ दिया। एजेंट के दफ्तर पहुंचकर असल कागज़ चेक कराए और नकलशुदा फॉर्म अपने सामने पढ़वा दिए। अहमद ने पहली बार मेरी तरफ देखकर ये माना कि घर के अंदर और बाहर दोनों मैदान में ध्यान मेरे फैसलों पर रहना चाहिए। वापसी पर बस अड्डे की हॉर्न ने जैसे जुदाई को लकीर कर दिया। रात गए अहमद का फ़ोन आया। उसने कहा कि नूर से बात कराओ। मैंने कहा वो सो रही है, बाद में करना। वो बसिद हुआ तो मैंने मोबाइल दूर रख दिया कि इस वक्त घर के अंदर लहजे से ज़्यादा तरतीब अजीज़ है। फ़ोन बंद हुआ तो नूर दरवाजे में खड़ी मिली। उसने आहिस्ता से कहा कि उसकी कॉल आई थी। मैंने सपाट लहजे में कहा बाद में कर लेना और उसे अंदर भेज दिया। पंखा चलता रहा। कमरे में हवा रुकी रही और मैंने छत की तरफ देखकर अपने दिल को समझा लिया कि जुदाई के दिनों में कमज़ोरी दिखाना घर तोड़ता है। सुबह की तैयारी के लिए मैंने सहन के दरख्तों के साए देखे। चराग बुझा, दरवाजे बंद हुए और मैंने अपने तौर पर फैसला किया कि अहमद के परदेश जाने तक हर दिन को कटहरे की तरह सीधा रखूंगी। फासले बढ़ते हैं तो लफ्ज़ कम पड़ते हैं, इसीलिए मैंने लफ्ज़ कम और कवायद ज़्यादा रखे। यही कहानी मेरे घर की नई जिंदगी, परदेश की तैयारी और ख़ानदानी खिंचाव का असल नक्शा बनाकर आगे रख गई। अहमद की रवानगी का दिन आया तो गांव की फ़िज़ा ही बदली हुई थी। बस स्टैंड पर हुजूम लगा था, गर्द उड़ रही थी और गाड़ियों के हॉर्न शोर मचा रही थी। अहमद हाथ में पासपोर्ट और टिकट लिए खड़ा था। मैंने बार बार उसके कान में डाला कि परदेश जाकर पैसे भेजना और घर की इज्जत कायम रखना। नूर की आंखों से आंसू रुके न रुकते, होंठ कपकपा रहे थे। वो दुपट्टे से बार बार चेहरा छुपाती रही। अहमद ने उसे देखा और आहिस्ता से कहा सब्र करना, मैं जल्द वापस आऊँगा। बस की सीटी बजी, पहिए घूमने लगे, हवा में गर्द उड़ती गई। नूर ने धीरे से अल्लाह हाफिज़ कहा और सर झुका लिया। अहमद ने खिड़की से आखिरी सलाम किया। मैंने हाथ हिलाया मगर दिल में हिसाब किताब का तराजू हिलता रहा। गांव के बच्चे शोर मचाते बस के पीछे दौड़े। औरतों ने आहिस्ता से कहा अब बहू अकेली रह गई। जैसे ही बस नजरों से ओझल हुई, पूरे सहन पर सन्नाटा छा गया। नूर ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा या अल्लाह मुझे हौसला दे। दूसरे दिन ही कुएं पर औरतों ने बातों के नए धागे बुन दिए। एक ने कहा बहू कम उम्र है, ये सब कैसे संभालेगी। दूसरे ने ठिठक कर कहा सास उसे नौकरानी बनाकर रखेगी। कोई बोला कि गांव में यही होता है, बहू खिदमत के लिए आती है, बीवी बनने के लिए नहीं। नूर पानी भरते हुए सब कुछ सुन रही थी। अल्फाज तीर की तरह दिल पर लगे। उसने बाल्टी सीधी की, होंठ भींचे और चुपचाप चलती। खाला परवीन पास आ गई। वो बोली लोगों की बातों पर ध्यान न देना। नूर ने सर हिलाया मगर आंखों के किनारे भीग गए। औरतों ने फिर सरगोशियां शुरू की। ये चुप रहती है, डरपोक लगती है। नूर ने दिल में कहा खामोशी कमजोरी नहीं, सब्र है। परवीन ने जाते जाते नूर का हाथ थामा और कहा कि खुद को कमजोर मत समझना। गांव की गलियों में अफवाहें तेज हो गई। हर दरवाजे पर नूर की कहानी सुनाई दी जाने लगी। वो घर लौटी तो दरवाजे के पास छिटक कर खड़ी रही। दिल जलता रहा मगर जबान बंद रही। अहमद ने परदेश पहुंचकर पहला खत लिखा। साफ अल्फाज में लिखा कि अम्मी नूर का ख्याल रखना, वो मेरा सहारा है। डाकिया जब गांव आया तो सब खत देखने के लिए लपके। नूर की नज़रें अहमद के खत पर जम गई। दिल धड़कने लगा। मैंने खत लिया और सबके सामने बुलंद आवाज से पढ़ा। अहमद की हर सतर में नूर का जिक्र था, लेकिन आखिरी लाइन जिसमें लिखा था नूर मेरा सहारा है, वो मैंने छुपा ली। नूर ने पूछा अहमद ने क्या लिखा है। मैंने सपाट जवाब दिया बस खैरियत है। नूर का दिल धड़का। उसने शक महसूस किया मगर कुछ न कहा। परवीन ने सुना तो कहा बेटा अपनी बीवी को भी लिखता है। मैंने हुनकारा भरा और कहा घर की बात बाहर ना निकालो। खत संदूक में बंद कर दिया। नूर ने दरख्त के नीचे बैठकर आंखें मूंद दी। आंसू टपके और मिट्टी में जज्ब हो गए। हवा में खत की खुशबू घुलकर दब गई। नूर के कामों का सिलसिला बढ़ता गया। सुबह सवेरे उसे 4 बजे जगा दिया जाता। भैंस का दूध धोना, कपड़े धोना, सहन में झाड़ू देना, आंगन में पत्तियों की झाड़, ये सब उसके जिम्मे था। जेठानी तंजिया लहजे में कहती अब देखें बहू कितनी चाको चौबंद है।
देवर हंसता और कहता, शहर वाली शहजादी अब गांव की मजदूरनी बन गई। नूर सब कुछ सहती, सर झुका लेती। हाथ छिल गए, पांव जख्मी हुए, लेकिन किसी ने मरहम न दिया। शाम को जब सब घर वाले बातों में मसरूफ होते तो नूर थक कर दरख्त के नीचे बैठ जाती। सहन में झाड़ू देना, आंगन में पत्तियों की झाड़, ये सब उसके जिम्मे था। जेठानी तंजिया लहजे में कहती, अब देखें बहू कितनी चाको चौबंद है। देवर हंसता और कहता, शहर वाली शहजादी अब गांव की मजदूरनी बन गई। नूर सब कुछ सहती रही, सर झुका लेती। हाथ छिल गए, पांव जख्मी हुए, लेकिन किसी ने मरहम न दिया। शाम को जब सब घर वाले बातों में मसरूफ होते तो नूर थक कर दरख्त के नीचे बैठ जाती। बच्चे खेलते दौड़ते, उनके कहकहों को देखकर वो थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देती। दिल ने कहा, यही मेरी खुशी है। चराग जले, गांव की गलियों में अंधेरा छटा। नूर ने वजू किया और सजदे में गिर गई। दुआ की कि मालिक मेरे सब्र को ज़ाया न करना। एक दिन चाय में नमक ज़्यादा हो गया। मैंने सबके सामने नूर को डांट पिलाई कि ध्यान नहीं रहता। सब लोग बैठे थे। नूर ने पहली बार नजरें उठाई, साफ कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब चौंक गए। जेठानी ने कहा, अब जबान चलने लगी है। मैंने गुस्से में हाथ उठाया तो नूर ने आहिस्ता से कहा, मैं भी इंसान हूँ। बर्तनों की खड़खड़ाहट थम गई। सब खामोश हो गए। देवर ने कहा कि बहस की क्या ज़रूरत है। मेरे चेहरे पर गुस्सा भी था और एक पल को शर्मिंदगी भी। नूर ने पहली बार हिम्मत दिखाई और दिल में आग भड़की कि अब वो हर बार चुप नहीं रहेगी। परवीन ने यह खबर सुनी तो कहा, यही आगाज है। गांव के दरख्तों ने जैसे उसकी हिम्मत को सराहा, लेकिन उसी रात एक नया मोड़ आया। सहन में पुरानी छत से पानी टपकने लगा। मैंने नूर को आवाज़ दी कि बाल्टी रखो। वो भाग कर आई, पानी जमा किया और ऊपर जाकर देखा तो मिट्टी का कुतबा सरका हुआ था। वो कमर के जोर से उसे सीधा करने लगी। मैंने ऊपर जाकर हाथ बटाया। दोनों ने मिलकर छत संभाली। ये पहली बार था कि घर के एक बड़े बोझ में नूर ने साथ दिया। अगले दिन जब मोहल्ले की औरतें फिर कुएं पर जमा हुई तो मैंने भी सुन लिया कि उनमें से एक कह रही थी, बहू कमज़ोर नहीं, शायद वक्त के साथ संभल जाए। यूं अहमद के जाने के बाद पहला हफ्ता गांव की सरगोशियों, खत के राज, कामों के बोझ और एक मामूली सी बगावत के साथ गुजरा। नूर के दिल में खौफ भी था, मगर सब्र के साथ एक नया हौसला भी जन्म ले रहा था। गांव वाले देखते थे कि बहू खामोश है, मगर वो नहीं जानते थे कि ये खामोशी अब अंदर ही अंदर तूफान को जन्म दे रही है। ये वही अय्याम थे जब मैंने सोचा कि अगर उसने जबान खोल दी तो फिर उसे काबू में रखना आसान ना होगा। नूर की जिंदगी का एक और कड़ा दिन वो था जब रोटी बनाते वक्त तपते तवे ने उसके नर्म हाथ को छू लिया। तेज चीख किचन की दीवारों से टकराई, लेकिन किसी ने पलट कर ना देखा। पानी में हाथ डाला तो छाले पड़ गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने सख्त लहजे में कहा, ना कि औरतें ऐसे ही होती हैं। जेठानी ने हंसकर जुमला कसा, अब काम कौन करेगा। नूर ने सिसकी रोकी और दबे लहजे में कहा, मैं फिर भी काम करूंगी। वो दर्द सहते सहते सब काम संभालती रही। शाम तक हाथ सूज गया, कपड़ा छूना मुश्किल हो गया। उसने हिम्मत की कि अहमद को फ़ोन करे, लेकिन मैंने इजाज़त ना दी। परवीन को खबर हुई तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, मेरी बच्ची कब तक सहोगी। नूर ने जवाब दिया, सब्र मेरा हथियार है। किचन में नमकीन आंसुओं की खुशबू फैल गई और रात के अंधेरे ने उम्मीद को मध्यम कर दिया। अगले दिन मामूली सी बात पर मेरा जब्त टूट गया। बेलन हाथ में लिया और नूर पर बरस पड़ी। चीखें पूरे घर में गूंजी, दरो दीवार लरज उठे। मैंने कहा, अभी अकल ठिकाने लगाऊंगी, और उसे घसीट कर छत वाले कमरे में बंद कर दिया। दरवाज़ा बाहर से कफल लगा दिया गया। कमरे में अंधेरा और छत से पानी टपक रहा था। नूर दरवाजे पर हाथ मारते हुए चीखती रही, मगर आवाज़ सुनने वाला इंसान नहीं, कुत्ते थे जो गलियों में भौंकते रहते। शाम तक वो कैद रही। भूख और प्यास ने कमज़ोर कर दिया। परवीन को खबर हुई, मगर वो कुछ न कर सकी। नूर ने आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह मुझे रिहाई दे। रात के सितारे उसके आंसुओं की गवाह बन गए, लेकिन दरवाज़ा बंद ही रहा। कैद के बाद मैं नीचे उतर रही थी कि पाँव सीढ़ी से फिसल गया। एक जोरदार धड़ाम के साथ मैं नीचे गिरी। चीख निकली और घर वाले दौड़ पड़े। खून बहने लगा। मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत नाजुक है। मैं 20 दिन तक बेहोश रही। खबर गांव भर में फैल गई। कुछ ने कहा हादसा है। घर के चिराग बुझ गए, लेकिन नूर अपनी कैद में ही रही। वक्त जैसे थम गया। अस्पताल के कमरे में मशीनों की बीप सुनाई देती रही। मैं बिस्तर पर नींद मुर्दा हालत में पड़ी थी। रिश्तेदार दुआएं पढ़ते, कलमा दोहराते। डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अहमद को इत्तला दी गई। परदेश में वो तड़प उठा। फ़ोन पर रोया,
लेकिन किसी ने नूर का जिक्र न किया। परवीन ने कहा, ऊपर बहू को देखो, मगर किसी ने ध्यान न दिया। दिन गुजरते गए। 20 दिन के बाद मैं नीम जान हालत में जागी। सबने मुझे घेर कर कहा, तेरी बहू भाग गई। मैंने चौंक कर याद किया कि उसे तो खुद कैद किया था। मैं हड़बड़ा कर उठी और दौड़ती हुई घर पहुंची। छत का दरवाज़ा खोला तो अंदर घुप अंधेरा और गर्द थी। खामोशी ने कमरे को कब्र बना रखा था। खिड़की टूटी हुई थी, फर्श पर खून के धब्बे फैले थे, बिस्तर खाली था और नूर कहीं न थी। मेरी आंखें फट गईं, चीखें पूरे घर में गूंजी। परवीन ने कड़वा जुमला कहा, मैंने तो कहा था। गांव के लोग दौड़े आए, सब हैरान कि नूर कहाँ गई। कोई जवाब न मिला। सिर्फ टूटी खिड़की थी जिससे हवा अंदर आ रही थी और बाहर निकल रही थी। राज गहरा होता गया, जैसे कमरे की दीवारों ने भी सब देखा हो मगर बोलने को तैयार ना हो। नूर के गायब होने की खबर गांव में यूं फैली जैसे खुली हवा में आग की लपट दौड़ जाए। हर दरवाजे पर एक अलग कहानी थी, हर जबान पर अलग रंग। कुएं के पास औरतें जमा हुई। कोई कहती ये अपनी मर्जी से भागी है, कोई कहती कैद में थी, जुल्म सह रही थी। मर्द बैठक में हुक्के की कश लगाते हुए शोर मचाते कहने लगे, ये घर की बदनामी है, खानदान की जड़ें हिल गईं। परवीन का दिल फट रहा था। वो बार बार दोहराती कि मेरी बेटी बेकसूर है। बच्चियां डरी सहमी ये किस्से सुन रही थीं। कुछ ने अपने घर में जाकर माँ से पूछा कि क्या हर बहू के साथ ऐसा होता है। मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया कि असल हकीकत जानना ज़रूरी है। बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि मामला पंचायत में लाया जाए, वरना गांव की इज्जत खाक में मिल जाएगी। शोर बढ़ता गया, हंसी और चुगलियों में तेजाब खुलता गया। नूर का अक्स सबकी आंखों में था और जैसे जैसे बादल आसमान पर छाते गए, माहौल पर एक अजीब सा बोझ उतर गया। तीसरे दिन गांव में पुलिस की जीप पहुंची। शोर थम गया, सबके कदम रुक गए। अहलकार उतरे और कहा, हमें बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली है। मेरे चेहरे पर एक पल को खौफ छा गया, लेकिन संभलने की कोशिश की। परवीन आगे बढ़ी और कहा, मेरी भांजी को कैद किया गया था। अहलकारों ने सवालात की बौछार कर दी। जेठानी ने जल्दी से कहा, वो अपनी मर्जी से भागी है। देवर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। पुलिस ने घर के कमरे देखे। छत वाले कमरे में खून के धब्बे देखकर सब चौंक गए। एक एहलकार ने कहा, यह मामूली मामला नहीं है। संदूक खोला गया। नूर की 2 पुरानी चीजें अंदर से निकाल आईं। जीप के गिर्द लोग जमा हो गए। शोर बढ़ने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि मामला संगीन है। अब ये बात सिर्फ गांव की नहीं, शहर के दफ्तर तक जाएगी। परदेश में अहमद को यह खबर पहुंची। उसने फ़ोन किया तो आवाज़ कांप रही थी, अम्मी, नूर कहाँ है? मुझे सच बताएं। मैंने बहाना बनाया कि पता नहीं बेटा, वो भाग गई है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। दफ्तर में बैठकर सर हाथों में थाम दिया। दोस्तों ने कहा, वापस जाओ, ये तुम्हारे घर की इज्जत का सवाल है। उसने फौरन टिकट कटाया। दिल में खौफ था कि घर जाकर क्या देखने को मिलेगा। फ़ोन पर परवीन से बात की तो उसने सब सच कह दिया कि तेरी माँ ने जुल्म किया है। अहमद के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं माँ का सामना करूँगा। फ्लाइट का दिन करीब आ गया। परदेश की शाम उसके लिए कैद खाना बन गई थी। नींद आंखों से गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने चौपाल में पंचायत का इजलास बुलाया। लंबी चारपाइयाँ बिछी, बीच में हुक्का रखा गया। सबकी नजरें मुझ पर जम गई। किसी ने कहा, यह औरत कसूरवार है। कोई बोला, बहू अपनी मर्जी से भागी है। परवीन ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची मजलूम है। एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, क्या तुमने उसे कैद किया था? मैंने इनकार किया और कहा, यह सब झूठ है, अफवाहें हैं। अचानक एक औरत खड़ी हुई और कहा, मैंने उसकी चीखें सुनी थी। मजमे में खलबली मच गई। पंचायत ने फैसला दिया कि मामला पुलिस के हवाले किया जाए। गांव वाले सरगोशियां करते रहे। कुछ ने कहा, यह खानदान बर्बाद हो गया। कुछ ने कहा, सच जल्द सामने आ जाएगा। सूरज ढलने लगा तो जमीन सुर्ख हो गई, जैसे फिजा में भी खौफ और तजस्सुस घुल गया हो। पुलिस ने छत के कमरे की दोबारा तफ्तीश की। एक कोने में दुपट्टे का फटा हुआ टुकड़ा मिला। खून के धब्बे अब भी ताज़ा लग रहे थे। फर्श पर अजीब से पांव के निशान थे जो कमरे से खिड़की तक गए थे। खिड़की के पास कपड़ों का एक और टुकड़ा लटक रहा था, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश में जख्मी हो गया हो। एहलकारों ने सब कुछ नोट किया, तस्वीरें ली। परवीन ने चीख कर कहा, यह सबूत है कि बच्ची अपनी मर्जी से नहीं गई। मैंने नजरें झुका दी। जेठानी खामोश खड़ी रही। देवर ने पसीना पहुंचा। गांव के लोग हैरत से देखते रहे। कोई कह रहा था, यहाँ कोई बड़ी साजिश है। पुलिस ने कहा, हम हकीकत जरूर निकालेंगे, लेकिन सवाल यह था कि नूर कहाँ गई, कौन ले गया या खुद गई। राज मजीद गहरा हो गया, जैसे हवा भी इस राज को साथ लिए
दरख्तों के पत्तों में सरसरा रही हो। उसी रात एक और मोड़ आया। पंचायत के एक बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि पिछली रात किसी ने जंगल के रास्ते पर एक लड़की को भागते देखा था। पुलिस ने उस जगह जाकर मुआयना किया तो मिट्टी पर खराशें और कपड़े के रेशे मिले। साथ ही एक पुरानी जूती पाई गई जो नूर की थी। यह खबर फैलते ही गांव में शोर मच गया। कुछ लोगों ने कहा वो जिंदा है और भाग निकली है। कुछ ने कहा नहीं, उसे किसी ने उठा लिया है। अफवाहों ने गांव को दहका दिया। बच्चे खेलना भूल गए। औरतें दरवाजों पर खड़ी रहीं, पर चेहरे पर सवाल था, लेकिन जवाब किसी के पास ना था। यूं हर दिन और हर लम्हा नूर की गुमशुदगी के राज और इल्जाम में उलझा रहा। पुलिस की छानबीन, गांव की सरगोशियां, पंचायत के फैसले और अहमद की बेबसी ने कहानी को ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया जहां से सच्चाई का निकलना और भी मुश्किल हो गया। फ्लाइट उतरते ही अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधा गाड़ी लेकर गांव पहुंचा। सहन में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया था, जैसे उस घर पर कोई आफत नाजिल हो चुकी हो। मैंने बेटे को गले लगाना चाहा, मगर अहमद ने पीछे हटकर सवाल किया, अम्मी, नूर कहाँ है? मेरे लब हिलने के बावजूद अल्फाज ना निकले। अहमद भागता हुआ उसके कमरे में गया, जहां खून के धब्बे अब भी दीवार और फर्श पर सूखे निशानों की तरह जमे हुए थे। दिल दहल गया। वो चीख उठा, ये सब क्या है? खाला परवीन आगे आई और सारी हकीकत कह डाली। अहमद के आंसू छलक पड़े। उसके अंदर आग दहक उठी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ दोनों तैर रहे थे। गांव के लोग तमाशाई बने खड़े थे। अहमद ने सबके सामने ऐलान किया, मैं सच जाने बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। लम्हे भर को फिजा में ऐसी खामोशी फैल गई कि दरख्तों के पत्ते तक सरगोशी करने लगे। अगले दिन अहमद सीधा पुलिस स्टेशन गया। काउंटर पर खड़े होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बीवी लापता है। अफसर ने तेज नजर से देखते हुए पूछा, क्या किसी पर शक है? अहमद ने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां पर और घर वालों पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर ने कलम रखकर कहा, यह संगीन इल्जाम है। अहमद ने जेब से दुपट्टे का फटा टुकड़ा और खून के धब्बों की तस्वीरें निकाल कर रख दी। अफसर ने नोट किया और कहा, हम तहकीकात आगे बढ़ाएंगे। खबर गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। कुछ कहने लगे बेटे ने मां पर केस कर दिया, कुछ बोले यही सच्चाई है। हर दरवाजे पर सरगोशियां होने लगी। औरतें चरखा छोड़कर चुगलियां करने लगी। नूर का नाम एक बार फिर सबकी जबान पर था। मामला अदालत तक जा पहुंचा। जज ने सख्त लहजे में कहा, सब सच बोले। मैंने रोते हुए कहा, मैं बेकसूर हूं। परवीन ने गवाही दी। मैंने चीखें सुनी। जेठानी ने नजरें झुका ली। देवर पसीने पसीने हो गया। अहमद अदालत में खड़ा आंसू बहाता रहा। जज ने पुलिस को मजीद सबूत लाने का हुक्म दिया। हॉल में लोग सरगोशियां करने लगे। नूर की तस्वीर बतौर सबूत पेश की गई। जज ने कहा, यह मामला नजरअंदाज नहीं होगा। मैंने चादर से आंसू पोंछे। अहमद ने जोर से कहा, मैं अपनी बीवी को ढूंढ कर रहूंगा। अदालत मुलतवी हो गई, मगर बाहर हुजूम शोर मचाने लगा, जैसे गांव के दरवाजे अब इंसाफ के नाम पर टूटने को हों। चंद दिन के बाद गांव की औरतों ने एहतजाज शुरू किया। नारे लगने लगे कि बहू के साथ इंसाफ होना चाहिए। मर्द चौपाल में बहस करते रहे। इमाम मस्जिद खड़ा हुआ और कहा, जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। औरतें नूर के हक में आवाज उठाती रहीं। बच्चे हाथों में प्ले कार्ड लिए खड़े हो गए, जिन पर लिखा था, बहू को इंसाफ दो। मेरा खानदान घर के कोने में दुबक गया। जेठानी बाहर निकलने से डरने लगी। देवर ने दरवाजे बंद कर दिए। परवीन सबके सामने रोने लगी। चीखती रही कि मेरी बच्ची वापस लाओ। उसकी चीखों ने माहौल हिला दिया। मीडिया वाले कैमरे उठाए गांव पहुंच गए। गांव की कहानी अब पूरे मुल्क में नशर होने लगी। इंसाफ का मुतालबा जोर पकड़ गया। अब मामला छुपने वाला नहीं था। इसी शोर के बीच पुलिस ने अचानक एक खबर सुनाई कि नूर को शहर में देखा गया है। अहमद के दिल में उम्मीद की किरण जागी। परवीन ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। मेरी आंखों में खौफ की लकीरें उभर आईं। पुलिस ने कहा, हम जल्दी वहां पहुंचेंगे। अहमद ने कहा, मैं खुद साथ चलूंगा। गांव के लोग दंग रह गए। औरतों ने कहा, देखा, वो जिंदा है। मर्दों ने कहा, अब फैसला करीब है। अदालत को खबर दी गई और मीडिया पर हेडलाइंस चलने लगी। गांव में खुशी और खौफ दोनों लहरें बनकर दौड़ने लगी। अहमद ने दिल में कहा, नूर, मैं आ रहा हूं। कहानी एक नए मोड़ पर जा पहुंची, जहां उम्मीद और राज आमने सामने खड़े थे और फैसला किसी भी लम्हे निकल सकता था। ये पूरा दिन जैसे किसी तूफान का पेश खैमा था। लोग गलियों में चौक दर चौक निकल आए। कुछ दुआएं करते रहे, कुछ बद दुआएं। अहमद ने कमर कस ली। उसके चेहरे पर थकन नहीं, बल्कि एक नया आज़म झलक रहा था। परवीन की आंखों में यकीन था कि अब सच सामने आएगा, और मेरा दिल
अपनी ही हरकतों के बोझ तले दबने लगा। घर की दीवारों पर पड़े साए भी लग रहे थे जैसे कोई राज संभाले बैठे हों। गांव की जमीन पर ऐसी हलचल कभी न देखी गई थी। अब सबकी नजरें उस शहर पर थीं जहां नूर को देखे जाने की खबर आई थी, और सबके दिल एक ही सवाल में उलझे थे कि वहां पहुंचकर क्या सामने आएगा। अहमद पुलिस के साथ शहर पहुंचा तो दिल की धड़कन काबू में न थी। गलियां तंग और भीड़ से भरी हुई थी। शोर और धक्कम पेल ने माहौल को गंभीर बना रखा था। पुलिस ने कहा, यही वो जगह है जहां नूर को देखा गया था। अहमद की नजरें हर पर्दादार लड़की पर रुक जाती। कोई चेहरा नूर जैसा लगता, मगर फिर धुंधला जाता। अचानक एक दुकान के पास दुपट्टा हवा में उड़ा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा नूर ओढ़ती थी। अहमद ने बेख्तियार चीख कर पुकारा, नूर, मगर हुजूम में वो चेहरा गायब हो गया। पुलिस ने उसे संभाला और कहा, हम करीबी इलाके छानते हैं। अहमद ने सड़क पर बैठकर माथा पकड़ लिया। खाला परवीन के अल्फाज याद आए कि मेरी बच्ची मजलूम है। आंखों में नमी भर आई। शहर की रोशनियों में अंधेरा महसूस हुआ और तलाश फिर भी अधूरी रही। पुलिस ने एक छोटे मकान का दरवाजा बचाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली जिसकी आंखों में हैरानी और खौफ था। उसने बताया, कल रात एक जख्मी लड़की आई थी जिसके हाथों पर खून और आंखों में खौफ था। अहमद की धड़कन और तेज हुई। औरत ने कहा, वो दुपट्टा बांधे रो रही थी और पानी मांग रही थी। पुलिस ने पूछा, अब कहाँ है? तो औरत ने कहा, सुबह कोई उसे ले गया, मैं पहचान न सकी कि कौन था। अहमद ने जमीन पर मुक्के मारे और कहा, मैं हर जगह जाऊंगा, चाहे जमीन फट जाए। पुलिस ने नक्शा बनाया और शहर भर की गलियों में नूर की तस्वीर के पोस्टर लगाए गए। अहमद खुद लोगों को तस्वीर दिखा दिखा कर पूछता रहा। कोई जवाब देता, कोई नहीं, बस हैरानी से देखते। हर गली में उसका नाम गूंजने लगा, मगर नूर जैसे परछाई बन गई थी जिसे सब सुनते थे मगर कोई देख ना पाता। गांव में इसी दौरान एक नया राज खुला। जेठानी के चेहरे पर उलझन और खौफ नुमाया था। परवीन ने मौका देखकर उसे अलग ले जाकर कहा, सच बता दे। जेठानी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने एतराफ़ किया कि नूर ने कैद से निकलने के लिए मुझसे मदद मांगी थी। परवीन ने चौंक कर कहा, तूने क्या किया? जेठानी ने कपकपाती आवाज में कहा, मैंने खिड़की खोल दी थी ताकि वो भाग सके। परवीन ने चीख कर कहा, तू भी शरीक है इस जुल्म में? मगर जेठानी ने कहा, मैं उसे बचाना चाहती थी। ये खबर आग की तरह गांव भर में फैल गई। औरतें कहने लगी, तो ये अंदर का खेल था। मर्दों ने शक जताया कि ये झूठ भी हो सकता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अहमद तक ये खबर पहुंची तो वह हैरान रह गया कि खानदान के अंदर ही साजिश और बगावत छुपी हुई थी। देवर ने अपनी चाल चलते हुए पंचायत में सबके सामने कहा कि नूर बदचलन थी, वो भागकर अपनी मर्जी से गई है। मजमे में शोर मच गया। परवीन ने लानत के अल्फाज बुलंद आवाज से कहे और औरतों ने देवर पर उंगलियां उठाईं। इमाम मस्जिद खड़े हो गए और कहा, बगैर सबूत किसी पर ऐसा इल्जाम लगाना हराम है। देवर के पसीने छूट गए। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, मैं भाई को अदालत ले जाऊंगा और इस इल्जाम की हकीकत साबित करूंगा। देवर ने सर झुका लिया। मैं उस वक्त खामोश बैठी रही जैसे जबान बंद हो गई हो। गांव में गीबत और चुगली का तूफान उठा और लोग नूर की इज्जत पर सवाल करने लगे। अहमद के दिल में आग दहकने लगी कि अब बीवी को ढूंढना और उसकी बेगुनाही साबित करना जिंदगी का मकसद बन गया। अदालत में एक नया बाब खुल गया। गांव की फिजा जहर आलूद हो गई और नूर की तलाश पहले से ज्यादा जरूरी हो गई। शाम ढलते ही पुलिस को शहर के एक अस्पताल से फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, एक जख्मी लड़की हमारे पास है, वो अपना नाम नहीं बताती। अहमद के कान सुनकर संभल न पाए और दौड़कर अस्पताल पहुंचा। बिस्तर पर सफेद चादर में लिपटी एक लड़की थी जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। अहमद लरसते हुए करीब हुआ और आहिस्ता से कहा, नूर। लड़की की पलकें कांपी, फिर आंखों से आंसू बह निकले। कमजोर आवाज में उसने कहा, अहमद। अहमद के पांव तले से जमीन निकल गई। वो वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने कहा, अब सब साफ होगा। परवीन को खबर पहुंची तो उसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। गांव को जैसे बिजली की तरह खबर मिली और सब हैरान रह गए। औरतों ने आंखों में हैरत और खुशी के आंसू मिलाए। मर्दों ने कहा, अब फैसला करीब है। कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी। नूर जिंदा थी मगर उसकी हालत राजों अंधेरों में लिपटी थी। शहर की गलियों से अस्पताल के बिस्तर तक हर मंजर में खौफ, तजस्सुस और नई कड़ियां सामने आईं। अहमद की बेताबी, परवीन की दुआएं, जेठानी का एतराफ और देवर का झूठ, सब कुछ मिलकर एक ऐसा जाल बुन गया जिसमें सच करीब भी था और दूर भी। मगर आखिरकार नूर की कमजोर आवाज ने इस उम्मीद को जिंदा कर दिया कि कहानी अब फैसला कुन मोड़ की तरफ बढ़ रही है। जीप के धुआं उड़ाते पहिए जब गांव के दरवाजे पर रुके
तो सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठ गईं। अंदर नूर बैठी थी, जख्मों से चूर मगर जिंदा। बच्चे शोर मचाते जीप के पीछे दौड़ने लगे। औरतें दरवाजों से निकल आईं और एक दूसरे से कहने लगी, ये जिंदा है, ये वापस आ गई है। मर्दों ने हैरत से जीप का घेराव कर लिया। परवीन भागकर सबसे आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। नूर ने कमजोर कदमों से सहन में कदम रखा तो गर्द उड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून। गांव में हलचल मच गई। कुछ ने कहा यह मुआवजा है, कुछ ने कहा यह खेल है। मेरी सांसें अटकने लगी। अहमद ने आगे बढ़कर बीवी का हाथ थामा। नूर ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं वापस आ गई। और गांव के दरो दीवार इस ऐलान से गूंज उठे। नूर के सामने मैं खड़ी थी। माहौल में सन्नाटा छा गया। नूर ने सीधी नजर डालकर पूछा, आपने मुझे क्यों कैद किया? मेरे होंठ कांपने लगे, अल्फाज गुम हो गए। परवीन ने तेज लहजे में कहा, अब सच बोल। सबके चेहरों पर इंतजार लिखा था। मैंने नजरें झुका ली। हुजूम से आवाजें आई, जवाब दो। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैंने गुस्से में किया। मजमा चीख पड़ा। नूर ने भर्राई आवाज में कहा, गुस्सा जान ले लेता है। मैं फर्श पर गिर पड़ी। औरतों ने कहा, यह जुल्म की सजा है। अहमद ने बीवी को सहारा दिया। शोर बढ़ता गया। गांव के हर कोने में सिर्फ एक ही बात थी कि सच ने जालिम को जमीन पर ला दिया। चौपाल में सब जमा हुए। इमाम ने ऐलान किया, आज इंसाफ होगा। नूर ने अपनी कहानी सबके सामने सुनाई। कैद की चीखें, बेलन के जख्म, खून के धब्बे, टपकती छत और टूटा हुआ दरवाजा। सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रोते हुए कहा, मैं मानती हूं मैंने जुल्म किया। बुजुर्गों ने कहा, यह जुल्म नाकाबिले माफी है। परवीन ने हाथ उठाकर कहा, मेरी बेटी को हक चाहिए। अहमद ने सबके सामने कहा, मैं अपनी मां के खिलाफ खड़ा हूं, चाहे सब कुछ खो दूं मगर बीवी को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। मर्दों ने सर हिलाए, औरतों ने तालियां बजाई। फैसला सुनाया गया कि मेरा गांव से बायकाट किया जाए। मैं तन्हा कर दी गई। लोग मेरे दरवाजे पर आना छोड़ गए। नूर को इज्जत वापस मिली और गांव के दरो दीवार पर दुआ के अल्फाज लिख दिए गए। गांव के बड़े दरख्त के नीचे सब लोग जमा हुए। औरतें, मर्द और बच्चे एक दायरे में बैठे थे और नूर को कुर्सी पर बिठाया गया। वही नूर जो कभी कैद में थी, आज सबके सामने बहादुरी की अलामत बन गई। इमाम ने कहा, यह मिसाल है और तालियां बजने लगी। नूर ने झुककर कहा, यह सबका हक है। मेरी आवाज बहू बेटियों के लिए है। परवीन की आंखें भीगी और अहमद ने बीवी के कंधे पर हाथ रखा। बच्चे नारे लगा रहे थे, औरतें दुआएं दे रही थीं, मर्द भी सर हिलाकर साथ देने लगे। चराग जल उठे और महफिल रोशनी में नहा गई। घर के कोने में सास अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा था। वो बार बार कहती, काश मैंने जुल्म न किया होता। अहमद कमरे में आया तो उसने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। अहमद ने जवाब दिया, जुल्म माफ नहीं होता, सबक दिया जा सकता है। चराग बुझ गए और अंधेरा छा गया। यही उसका अंजाम था। नूर ने कहा, मैंने सिर्फ अपना नहीं सबका हक मांगा है। आसमान पर चांद रोशन था। सितारे गवाही दे रहे थे कि सच की जीत हुई। यह अंजाम नहीं था बल्कि नई शुरुआत थी, जहां औरतों की इज्जत और हुकूक के लिए नई बुनियाद रखी गई। यही वो लम्हा था जब गांव समझ गया कि बहादुरी और सच्चाई जुल्म से बड़ी ताकत है। नूर की जिद्दोजहद ने सिर्फ अपनी नहीं, आने वाली नस्लों की तकदीर बदल दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।